हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सीयूईटी पीजी हिंदी और यूजीसी नेट की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के ऊपर। यानी इससे पहले हमने कुल 7 प्रैक्टिस सेटों पर बातचीत कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे होंगे और ख़ास तौर से आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से मानसिक शांति प्रदान कर रहे होंगे कि हमने जो भी तैयारी की है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उसका स्व मूल्यांकन कर पा रहे हैं और अच्छे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं जहां पर टू द पॉइंट बातें की जाती हैं। और बाकी सफलता जब आपको मिलेगी तो आपकी आत्मा से ही आवाज़ निकलेगी कि हमने सही जगह से पढ़ाई की है। बाकी मेरी यही कोशिश रहती है कि बिना शोर शराबे के हम अच्छे से तैयारी करें और अपने जीवन में सफल हों। तो उसी क्रम में थ्योरेटिकल ढंग से और प्रैक्टिकल ढंग से दोनों तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि पहला सवाल आज का क्या है। पूछा गया है कि पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है। ऑप्शन दिया गया है महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ, बृहस्पति नीतिसार। तो जैसे ही आपने विकल्पों को देखा होगा तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, अष्टाध्यायी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी के माध्यम से भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है, जबकि अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में बटी हुई है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, गारसद तासी। तो विकल्पों को देखने के बाद और अपनी तैयारी के बाद आपको तुरंत इसका सही जवाब आने लगा होगा कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, गारसद तासी। अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि ये गारसद तासी कब लिखना शुरू किए, इनके ग्रंथ का क्या नाम है, पूरा आपके दिमाग में छप जाना चाहिए ताकि प्रश्न आगे कभी घुमा कर पूछा जाए तो तुरंत आप वहां पर बता दें। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया। ऑप्शन दिया गया है पिंगल, बुंदेली, डिंगल, प्राकृत। तो आदिकालीन साहित्य की जब भी बात की जाएगी तो पहले तो इसमें बुंदेली भाषा रहेगी नहीं, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। प्राकृत की भी बात बहुत ज्यादा नहीं है, इसको भी एलिमिनेट करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर मुकाबला पिंगल और डिंगल के अंतर्गत है। और इस तरीके के प्रश्न को हमने बहुत बार हल किया है कि वीर रस प्रधान जो भी रचनाएं की जा रही थी जिनको कि हम रासो काव्य के नाम से जानते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल 12 रासो ग्रंथों के आधार पर इसको वीरगाथा काल कहा था। और इसकी जो शैली है वो डिंगल शैली में है। ठीक है, जब अपभ्रंश मिश्रित हम राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो डिंगल शैली के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर पिंगल जो है इसमें अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रण जब किया जाता है तो वो पिंगल कहलाती है। तो डिंगल और पिंगल दोनों में अंतर क्लियर करके रखिए, ये सब परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं। इसलिए मैं आप सभी को थ्योरेटिकल ढंग से बताने का प्रयास करता हूं कि एक बार समझ गए तो उस समझ के आधार पर आप सैकड़ों प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न है साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है। साहित्य लहरी जैसे मैंने बोला आपके दिमाग में इसके कवि का नाम आ गया होगा और किस काल की रचना है, ये सब सारी चीजें आ गई होंगी। विषय वस्तु क्या है, ऑप्शन दिया गया नायिका भेद, अवतार लीला, निर्गुण का खंडन, नीति। तो साहित्य लहरी जिसको कि हम दृष्टकूट पद के नाम से भी जानते हैं कि इसमें दृष्टकूट पद पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका जो विषय वस्तु है सही जवाब है ऑप्शन ए, नायिका भेद। और ये रचना किसकी है, सूरदास की है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सवाल पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। ऑप्शन दिया गया है मंझन, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। आप लोग विकल्पों पर विचार करें, तब तक मैं कुछ अन्य बातों पर बातचीत करता हूं कि यहाँ पर देखिए डायरेक्ट सवाल पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, शुक्ल के अनुसार ही पूछा गया है। तो हमने शुक्ल जी पर काफी बात किया है और थ्योरेटिकल ढंग से प्रैक्टिकल ढंग से हर एंगल से बताने का प्रयास किया है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि कौन है, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे प्रथम कवि माना है, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया कि ये कुतुबन है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है।
कुतुबन की जब भी चर्चा की जाएगी तो आपके दिमाग में इनकी रचना का नाम आना चाहिए और रचना का प्रकाशन वर्ष क्या रहा है, ये सब तुरंत गूगल की तरह आना चाहिए, जिससे कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा और आपको आनंद भी आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया, पंक्ति किसकी है? आमिर खुसरो, मुल्ला दाऊद, चंद बरदाई, रसलीन। तो भाषा शैली के दृष्टिकोण से देखें तो पहले आप चंद बरदाई को एलिमिनेट कर दीजिए, रसलीन को एलिमिनेट कर दीजिए, मुल्ला दाऊद भी एलिमिनेट हो जाएंगे। सही जवाब हो गया अमीर खुसरो, क्योंकि भाषा शैली से भी आपको यहाँ पर पकड़ना है। अमीर खुसरो की ये पंक्ति है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो नहीं जिस भी प्रश्न में होता है उसको जरूर आप इस तरीके से सर्किल में कर दीजिए या फिर अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि जल्दीबाजी में हम हाँ वाला आंसर देकर प्रसन्न रहते हैं, बाद में पता चलता है कि हमने तो गलत आंसर दे दिया और माथा पीटते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं उस कैटेगरी में नहीं है। पूछा गया कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ऑप्शन दिया गया कौरवी, बुंदेली, मारवाड़ी, कन्नौजी। तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि हमने मारवाड़ी को पढ़ा है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन है? कौरवी है, जिसको कि हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। ये सारी चीजें आपके दिमाग में तुरंत कौधनी चाहिए। बुंदेली, कन्नौजी, ये तीनों जो भाषाएं दी गई हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें हरियाणवी भी है और सबसे जो खास बोली है ब्रज भाषा, ये भी किसमें है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही शामिल है। तो इस तरीके से आप अगर अध्ययन करेंगे तो बदलते हुए प्रश्नों को भी आप आराम से हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? शब्द रचना में यानी कि जब शब्द निर्माण किया जाता है तो किसका योगदान नहीं है? ऑप्शन दिया गया है प्रत्यय, धातु, उपसर्ग, पद। देखिए, शब्द रचना में देखा जाए तो इनडायरेक्टली सभी का योगदान है, लेकिन जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जैसे शब्द प्रत्यय से बनते हैं जो अंत में जाकर लग जाते हैं, धातु से बनते हैं और उपसर्ग से बनते हैं जो जाके पहले निर्मित होते हैं। जो पद यहाँ पर है, जब इसका कर्ता और क्रिया के साथ संबंध बनता है तब वहां पर क्या होता है? पद बन जाता है। जैसे राम घर जाता है, तो ये एक पद है, ये एक वाक्य। तो शब्द रचना में प्रत्यय, धातु और उपसर्ग, इन तीनों का योगदान होता है, और जो बताया गया कि नहीं होता है तो वो हो गया ऑप्शन बी। इसको आपको दिमाग में रखना है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? अब हमने बहुत सारे प्रत्ययों को पढ़ा, लेकिन ये रूप साधक प्रत्यय क्या होता है? तो ये जब आप संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे, इसीलिए हिंदी के साथ संस्कृत का अध्ययन करना काफी जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे का व्याकरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब रूप साधक का वर्णन आप देखेंगे संस्कृत व्याकरण में ही दिखेगा। रूप साधक का मतलब होता है कि ऐसा प्रत्यय जो कि वाक्य में प्रयोग हो। ठीक है, वाक्य में प्रयोग हो और साथ में वाक्य का अन्वय इसके माध्यम से किया जाए, यानी कि वाक्यों को तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाए। तो यहाँ पर दिया गया जो शब्द बचपन, लड़के, मातृत्व, एकता, तो रूप साधक प्रत्यय के अंतर्गत उदाहरण दिया गया था रामत्व का, तो उसके आधार पर यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, मातृत्व। इसको ध्यान में रखिए, कई विद्यार्थी हो सकता है कि अभी नहीं समझ पाए हों, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि रूप साधक तत्व में खासतौर से अंत में तो लगता है थोड़ी सतही जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अपने काम चलाओ, आंसर को ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? कोलकाता, त्रिवेंद्रम, मुंबई, हैदराबाद। तो कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? जैसा कि आप जानते हैं कि कल्पना पत्रिका कहानी पत्रिका के तौर पर जानी जाती है और इसका प्रकाशन 1950 के आसपास में हुआ था और ये हैदराबाद से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक हैं बद्री विशाल पित्ती। ठीक है, तो इन सबको आप आराम से अपने दिमाग में रखिए, जिससे कि मान लीजिए सवाल घुमाकर भी पूछा जाए तो तुरंत आप बता दें। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न पंक्ति पर आधारित है। पूछा गया है, रावरे रूप को रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन दिया गया है बोधा, घनानंद, ठाकुर, देव।
तो जब हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में घनानंद पर बातचीत की थी तो इस पंक्ति का उल्लेख वहां पर आया हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी घनानंद, और ये पंक्ति खूब परीक्षाओं में पूछी जाती है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि केशव कही न जाइए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन दिया गया केशवदास, तुलसीदास, सूरदास, नंददास। सब में दास दास लगा हुआ है। अब हमें ध्यान में रखना है कि ये किसकी पंक्ति है। तो सही मायने में पंक्ति है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। आप लोगों ने भी इसका आंसर टिक करके रखा ही होगा। ठीक है, तो तुलसीदास की रचना है। हालांकि जो विद्यार्थी पहली बार इस तरीके से तैयारी में लगते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वो केशवदास, केशव शब्द को देखकर केशवदास भी इसका आंसर लगा सकते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अपने मन में बैठा लीजिए कि केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए। इसमें ये जो पंक्ति दी गई है ये तुलसीदास की है। अच्छा, इसमें कई बार रस पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा रस है, तो अद्भुत रस इसमें पाया जाता है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, हो सकता है कि कभी पूछा जाए। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनका आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्वेश्चन है कि मिस्र बंधुओं में कौन नहीं है। जब भी मिस्र बंधुओं की बात आएगी तो आपके दिमाग में इतिहास लेखन की बात आएगी, मिस्र बंधु विनोद की बात आएगी, सन 1913 की बात आएगी, कितने भागों में बटा हुआ है उसकी बात आएगी, कौन कब प्रकाशन हुआ, सब सब चीजें आपके दिमाग में आएगी। सब आप बैठे हुए हैं याद करके। तो मिस्र बंधुओं में कौन नहीं है इसको भी आपने याद किया है। ऑप्शन दिया गया सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। तो आपने फार्मूला के आधार पर भी याद किया होगा और यहाँ पर तुरंत कैच कर लिया कि कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। बड़े यहाँ पर मार्के की बात है कि अक्सर भाई अलग अलग क्षेत्रों में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये तीनों बंधु ऐसे थे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और मिश्र बंधु विनोद नाम से किताब निकाले। ठीक है, और उसमें थे सुखदेव, श्याम और गणेश। कृष्ण बिहारी मिश्र इसमें नहीं है, ये कंफ्यूजन के लिए क्रिएट किया गया है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कृष्ण बिहारी मिश्र की एक बहुत ही फेमस रचना है, अगर आप उसको लिख दें कमेंट्स में तो काफी बेहतर होगा और आपकी तैयारी का भी पता चल जाएगा। तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने खासतौर से तुलनात्मक कवियों की पर एक किताब लिखी हुई है, मैंने संकेत कर दिया है, आप लोग उसे कमेंट्स करके जरूर बताइए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा है। तो तुरंत यहाँ पर नहीं शब्द को आपको देखना है कि नई कहानी आंदोलन से कौन कहानीकार नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन दिया गया है मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन, राजेंद्र यादव। तो नई कहानी जब आप पढ़े होंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने मोहन राकेश को पढ़ा था, कमलेश्वर को पढ़ा था, राजेंद्र यादव को पढ़ा था, ज्ञान रंजन इसमें शामिल नहीं है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, ज्ञान रंजन, जो कि नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए नहीं है। हालांकि उसी दौर में लिखते थे, लेकिन जो एक आंदोलन नाम दिया गया है नई कहानी आंदोलन का, 1954 से लेकर 1960 ईस्वी के आसपास में ये पूरा चला था। इसके बाद तो छोटे छोटे कहानी आंदोलन शुरू हो गए और इन सारे आंदोलनों को आप ध्यान में रखिए, कौन किसका प्रवर्तक रहा है, कौन पत्रिका किससे जुड़ी रही है। ये सारी चीजें अगर आप को रिलेट कर लेते हैं तो बहुत आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है। यहाँ पर एक खास प्रश्न पूछ दिया गया, गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है। ऑप्शन दिया गया है जल टूटता हुआ, अलग अलग बैतरणी, परती परिकथा, आधा गांव। तो देखने से ये लग रहा है कि ये आंचलिक उपन्यास पर आधारित किसी उपन्यास से रिलेटेड है गंगौली गांव, और बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया ऑप्शन डी आधा गांव, जिसके लेखक हैं राही मासूम राजा। 1966 ईस्वी के आसपास में आधा गांव नाम से उपन्यास लिखा गया जिसमें गंगौली गांव का उल्लेख किया गया है। और ध्यान देने वाली बात है कि ये गाजीपुर जिले से रिलेटेड है, जहां से खुद मैं भी जुड़ा हुआ हूं। तो ये प्रश्न देखकर काफी आत्मीयता यहाँ पर झलकी। और गंगौली गांव, अगर आप लोग गाजीपुर कहीं जाएं तो मेन रोड पर ही इसका एक बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है गंगौली गांव, जो कि सांप्रदायिकता देश विभाजन पर आधारित ये उपन्यास है। बाकी सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखिए। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, कोर्ट मार्शल
नामक समाज की किस समस्या पर आधारित है? कोर्स मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? ऑप्शन दिया गया है जातिवाद, नारी शोषण, युद्ध की समस्या, सांप्रदायिकता। तो इस विकल्पों को आप देखिए, इन विकल्पों को। तब तक कोर्ट मार्शल जो कि स्वदेश दीपक का एक नाटक है और इसमें नाम से ही लग रहा है कि इसमें न्यायिक व्यवस्था को केंद्र में रखा गया है, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि यह नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए जातिवाद। हालांकि इसमें आप देखेंगे युद्ध की समस्या, सांप्रदायिकता, नारी शोषण भी है, लेकिन इसमें जो जातिवाद है इन सब के मुकाबले, क्योंकि समाज पूछा गया है तो ये जातिवाद से जुड़ा हुआ। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विजय देवनारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? ठीक है, अच्छा देखिए, आप कई जगह पे संग्रहित शब्द ऐसे लिखा रहता है, कई जगह पे संग्रहित इस तरीके से भी लिखा रहता है। तो सही शब्द कौन सा है ये भी आपको ध्यान में रखना है। विजय देवनारायण शाही, कई बार इनको शाही भी लिखा रहता है, ठीक है, तो इनका पूरा नाम है, किस सप्तक से जुड़े हुए हैं? बातों ही बातों में आपने विकल्प देख लिया होगा, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, तार सप्तक, दूसरा सप्तक। तो उसका सही जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने दे दिया ऑप्शन ए तीसरा सप्तक। विजय देवनारायण शाही तीसरे सप्तक से जुड़े हुए। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से उनको ध्यान में रखें, बाकी चारों सप्तकों का संयोग से यहाँ पर नाम दे दिया गया है विकल्पों में। तो आपको ध्यान में रखना है कि किस सप्तक में कौन कौन कवि है। इस पर भी आपको इस चैनल पर एक विस्तृत वीडियो मिल सकती है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? आप देख रहे हैं कि नहीं शब्द आ गया, तो तुरंत आपको इसको ध्यान में रखना है कि विभाजन समस्या पर आधारित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन दिया गया है आधा गांव, आखिरी कलाम, सूखा बरगद, झूठा सच। जैसा कि अभी हमने ऊपर में बताया कि आधा गांव विभाजन समस्या पर आधारित है, सूखा बरगद भी है, झूठा सच भी है। इसका मतलब है कि आखिरी कलाम जो है वो विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? ऑप्शन दिया गया नामवर सिंह, विजय देवनारायण शाही, डॉक्टर देवराज, देवराज उपाध्याय। तो कंफ्यूज करने के लिए सी और डी ऑप्शन में नाम दे दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो कंफ्यूज भी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, डॉक्टर देवराज। छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज ने इसको लिखा है। अगला प्रश्न है ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है धर्मवीर भारती, अज्ञे, निर्मल वर्मा, शरद जोशी। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि हाँ, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि डॉक्टर धर्मवीर, बल्कि धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय नाम से रचना की है। अब इसका प्रकाशन कब हुआ और किस विधा में, ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में जरूर रखिए। आगे का जो प्रश्न है वह स्थापना और तर्क पर आधारित है। स्थापना दी गई है जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। तर्क दिया गया है सौंदर्य मनोगत नहीं होता, वस्तुगत होता है। तो इसमें जो हमें चुनना है कि कौन गलत है कौन सही है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि स्थापना जो दी गई है कि जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं है, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक अलग सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। ये बात क्या है? सही है। ऑप्शन दिया गया सौंदर्य मनोगत नहीं होता, वस्तुगत होता है। तो देखिए यहाँ पर तर्क जो दिया गया है वो क्या है? गलत है। इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। ध्यान में आपको रखना है कि सौंदर्य कहा गया कि मनोगत नहीं होता, वस्तुगत होता है, जबकि सौंदर्य क्या है? यहाँ पर मनोगत होता है, वस्तुगत नहीं होता है। ये तर्क जो है गलत दे दिया गया। अगला जो प्रश्न है वो भी स्थापना तर्क पर आधारित है। पूछा गया नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। तर्क दिया गया गौतम बुद्ध के वैराग्य में यशोधरा के प्रति अपकर्षण नहीं बल्कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए उनका संकल्प कारणभूत था। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कथन है ये एक खास रचना से ही उठा लिया गया है। ठीक है, कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। तर्क दिया गया कि
ये बात नहीं सही है, बल्कि बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति के लिए उनका संकल्प था, इसलिए। तो इसमें क्या है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। स्थापना यहाँ पर जो दी गई है वो क्या है, गलत है, और गौतम बुद्ध के बारे में जो बात कही गई है वो क्या है, सही है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया कि ए गलत है और आर सही है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भक्ति और प्रेम दोनों में समर्पण का तत्व समान है। भक्ति और प्रेम स्व के परित्याग से संभव है। तो स्थापना और तर्क को ध्यान में रखते हुए हमें सही जवाब बताना है। भक्ति और प्रेम दोनों में समर्पण का तत्व समान है, ये बात क्या है, सही है। जब आप भक्ति करते हैं या किसी से प्रेम करते हैं तो इसमें समर्पण का रहना बहुत जरूरी है। भक्ति और प्रेम स्व के परित्याग से संभव है। स्व के परित्याग मतलब इसमें क्या है, अहम, जिसको मैं कई बार बोला जाता है, इसलिए कबीरदास ने कई बार इसको बोला है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूं हरि ना है, इस टाइप से। तो भक्ति और प्रेम में क्या है, स्व के परित्याग, ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है, मतलब कि स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। स्थापना दी गई रहीम के दोहे के आधार पर। तर्क दिया गया है कि धन बल और सत्ता बल के आगे पानीदार मनुष्य भी असमर्थ और निरीह है। तो पहले तो हमें रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून की व्याख्या समझ में आएगी तभी। यहाँ पर जैसे चून शब्द लगा हुआ है तो कई विद्यार्थी इसको चूना से इसका अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्या है, आटा से यहाँ पर इसका अर्थ है, ठीक है, गुथा हुआ आटा। तो स्थापना क्या है, स्थापना इसमें सही है और इसका जो तर्क दिया गया है वो भी क्या है, सही है कि धन बल और सत्ता बल के आगे पानीदार मनुष्य भी असमर्थ और निरीह दिखता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ए और आर दोनों क्या है, सही है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसमें कौन सा अलंकार है, ये भी अलंकार कई बार पूछा जाता है इन पंक्तियों को देकर, ठीक है। तो अगर चाहें तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, स्थापना दी गई काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंपृक्त हैं। असंपृक्त का अर्थ पहले आपको समझना कि जो मतलब अलग अलग नहीं हो, जुड़े हुए हैं। काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों क्या आपस में जुड़े हुए हैं। तर्क दिया गया रचना में भाषा और संवेदना परस्पर आश्रित है। तो इसमें कौन सही है कौन गलत है हमें बताना है। तो कोई रचना है तो इसमें भाषा और संवेदना दोनों क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है। तो इस तरीके से दोनों क्या है, सही है, ए और आर दोनों सही है। काव्य में आप देखेंगे भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का समावेश होता है। कला पक्ष को कई बार शिल्प पक्ष भी कह दिया जाता है, तो इसलिए शब्दों के जाल में नहीं फंसना है, चीजों को समझ जाना है। इसी तरीके से भाषा और संवेदना को लेकर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने एक इतिहास ग्रंथ ही लिख दिया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिए कि जब आप उस इतिहास ग्रंथ को पढ़ेंगे तो रचनाओं की भाषा और उसके अंतर्गत जो संवेदना है दोनों का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका यहाँ पर सही जवाब हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, स्थापना दी गई है प्रेम गली अति साकरी तामे द्वैन समाय। तर्क दिया गया कि प्रेम मनुष्य को सीमित कर देता है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। तो वैसे तो आप लोग जानते हैं कि प्रेम गली अति साकरी तामे द्वैन समाय, जो प्रेम की गली होती है वो बहुत पतली होती है, इसमें दो लोग नहीं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक अपने निबंध में लिखा श्रद्धा भक्ति में कि प्रेम क्या होता है, एक निष्ठ होता है, ठीक है, एक निष्ठ होता है और उसमें समर्पण भी होता है। और कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो ये ना चाहेगा कि दूसरा भी उससे प्रेम करे, दो लोग उसमें समा नहीं सकते हैं, जैसे कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। तो प्रेम जो है वो बहुत सकरी गली वाला है, उसमें दो लोग समाहित नहीं हो सकते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन ये। तो स्थापना जो है सही है, लेकिन यहाँ पर तर्क दिया गया है
प्रेम मनुष्य को सीमित कर देता है, प्रेम मनुष्य को सीमित कर देता है, ये गलत है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, ए सही है, आर गलत है। लेकिन व्यवहारिक मामले में मैं देखूं तो प्रेम मनुष्य को थोड़ा सा सीमित तो कर देता है, क्योंकि अगर आप लोग छात्र जीवन में हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं या फिर कोएड में आप पढ़ते हैं, तो आमतौर पर जो सतही प्रेम आपने देखा होगा कक्षाओं का, तो उसमें जो भी प्रेमी प्रेमिका होते हैं काफ़ी वो सीमित हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं, उनका अपना अलग ही चलता है सब कुछ। फिर भी यहाँ पर अगर व्यापक रूप में देखें तो प्रेम लोगों को जोड़ता भी है, सीमित नहीं करता है बल्कि जोड़ भी देता है, अगर मैं सच्चे प्रेम की बात करूं, जैसे कि इस चैनल से आप लोग जुड़े हुए हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है कि जो ज्ञान मानवता को पीस डाले वह ज्ञान नहीं कोल्हू है। तर्क दिया गया, सच्चा ज्ञान मनुष्यता को उन्नत करता है, उसे नष्ट नहीं करता। तो यहाँ पर स्थापना और तर्क दोनों को आपने देख लिया। कहा गया कि जो ज्ञान मानवता को पीस डाले वह ज्ञान नहीं कोल्हू है, ये क्या बात है, सही हो गई। सच्चा ज्ञान मनुष्यता को उन्नत करता है, उसे नष्ट नहीं करता है, ये भी बात क्या है, सही है। तो इस तरीके से इसका दोनों ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है। हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा युग्म संगत है। ऑप्शन दिया गया है रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल, रस मीमांसा राममूर्ति त्रिपाठी, रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये एक ऐसा प्रश्न है कि देखने में तो सिंगल प्रश्न लग रहा है, लेकिन इसमें लगभग 8 क्वेश्चन शामिल हैं और आपकी तैयारी का भी इसमें मूल्यांकन हो जाएगा कि हमने रस सिद्धांत से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ किसके किसके पढ़े थे। तो इस संगत युग्म हमें बताना है। बातों में बहुत सारे विद्यार्थी इसका सही जवाब बता दिए कि ऑप्शन डी रसज्ञ रंजन, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बाकी जितनी भी रचनाएं दी गई हैं एक दूसरे से संगत नहीं है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने रस मीमांसा नाम से लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखिए। रस सिद्धांत नाम से कई लोगों ने लिखा, जिसमें कि नगेंद्र का नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है। तो देखिए ऊपर में संगत पूछ दिया है, नीचे में असंगत पूछा है, तो यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 3 तो संगत हैं और 1 असंगत है। ऑप्शन दिया गया बरवे रामायण तुलसीदास, संगत तुरंत आप कर देंगे। बरवे नायिका भेद रहीम, संगत हो गया। कृष्ण गीतावली सूरदास का आपने नहीं पढ़ा है, ये तुलसीदास की रचना है। विज्ञान गीता, संगत है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया कि कृष्ण गीतावली सूर की नहीं बल्कि तुलसी की ही रचना है। और इसके बारे में आपने पढ़ा कि जब तुलसीदास सूरदास से मिलने के लिए मथुरा गए हुए थे, तो वहां पर उन्होंने प्रभावित होकर कृष्ण गीतावली लिखा है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है। कौन सा युग्म असंगत है फिर से बताना हमें। ऑप्शन दिया गया माधवी दूधनाथ सिंह, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे, एक और अजनबी मृदुला गर्ग। यहाँ पर रचना को उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, खैर यहाँ पर हम ध्यान में रखते हैं कि असंगत हमें बताना है। तो माधवी जो रचना है वो किसकी है, भीष्म साहनी की है। ठीक है, जैसे कई विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि सर हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं और ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी तैयारी ठीक चल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हैं वो जैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अपना करेंगे, उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। क्योंकि डर उसी को लगता है जो तैयारी करता है। ठीक है, जो जो ज्ञान हासिल करना चाहता है वही डरता है, और निडर तो वे लोग होते हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर आपको इसका तो आंसर ए हो गया। और रचनाकारों और रचनाओं को ध्यान में रखना है और एक चीज देखना है कि ये किस विधा में ये सब रचना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि प्रकाशन वर्ष से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। और अक्सर आप देख रहे हैं कि पहले सवाल इस तरीके से पूछे जाते थे, अब यही सवाल इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। बस रचनाओं को पहले इस तरीके से रेखांकित किया जाता था, अभी इस तरीके से किया जा रहा है। इस पर मैं कभी और बातचीत करूंगा आप लोगों से विस्तार से। सवाल देखते हैं कि प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है। माँ, श्यामा स्वप्न, सती मैया का चौरा, सोना माटी, ये सारी रचनाएं दी गई हैं और इन रचनाओं को देखने से आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या है, उपन्यास हैं। और किसके किसके हैं ये सब आपके दिमाग में बैठने लगा होगा।
तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चारों में यही घुमा फिरा कर दिया हुआ है। बिल्कुल आप सभी ने सही जवाब दिया कि सी ऑप्शन सही है। श्यामा स्वप्न जो कि 1888 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। माँ नाम से जो उपन्यास 1929 में। सोना माटी जो कि 1983 में प्रकाशित हुआ। सती मैया का चौरा किसकी रचना है और इसका प्रकाशन कब हुआ है, इसको कमेंट्स कर कर आप बताइए। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। तो कहानियां यहाँ पर दी गई हैं और उन्हें हमें बताना है सही अनुक्रम क्या है। तो ममता, गूंगे, सुखमय जीवन, जिंदगी और जोंक, ये कहानियां हैं। तो यही ऑप्शन में दी गई हैं चारों तरफ। सही जवाब है ऑप्शन बी, सुखमय जीवन, ममता, गूंगे, जिंदगी और जोंक। इसमें से कई कहानियों का नाम और कहानीकारों का नाम आप जान रहे होंगे। ठीक है, तो इसको आप अपने दिमाग में रखिए। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो पत्रिकाओं का नाम दिया गया है सरस्वती, श्री शारदा, आनंद कादिमिनी, प्रतीक। तो आप तुरंत दिमाग लगाना शुरू कर दिए होंगे कि आखिरकार इसमें सही अनुक्रम क्या है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, आनंद कादिमिनी, सरस्वती, श्री शारदा, प्रतीक। तो सभी पत्रिकाएं अपने आप में महत्वपूर्ण है। श्री शारदा नाम की जो पत्रिका है एक खास चीज के लिए जानी जाती है। इसमें सबसे पहले छायावाद नाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, श्री शारदा पत्रिका जो कि छायावाद से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है कि निम्नलिखित काव्य संग्रहों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है। प्रकाशन का सही अनुक्रम हमें बताना है। गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, ये काव्य संग्रह दिए गए हैं और किसके हैं ये सब आपके दिमाग में रचनाओं को देखते ही आ गया होगा। ठीक है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है हम इसको देखते हैं यहाँ पर। तो ग्रंथि जिसका प्रकाशन 1920 में हुआ, बीड़ा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932 ईस्वी में। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। यशपाल के सभी उपन्यासों का नाम यहाँ पर दे दिया गया और उसी के आधार पर हमें बताना है कि सही अनुक्रम कौन सा है। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच नाम दिए गए हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम बात करते हैं दादा कामरेड जो कि 1941 में प्रकाशित हुआ, देशद्रोही 1943 में, दिव्या जो कि काफी फेमस उपन्यास है इनका, यूपीएससी सिलेबस इत्यादि में भी लगा था, तो 1945, झूठा सच सभी लोग इसको अच्छे से जानते हैं 1958। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका क्या है सही जवाब हो गया। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है पूछा गया कि कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है। यानी कि जितनी भी नीचे रचनाएं दी गई हैं सब निबंध के अंतर्गत हैं, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। कल्पलता, श्रृंखला की कड़ियां, शिव शंभू के चिट्ठे, रसज्ञ रंजन। तो हमें बताना है यहाँ पर, ऑप्शन सब देख लिए होंगे आप। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले जो नाम होना चाहिए वो शिव शंभू के चिट्ठे में होना चाहिए। तो दो जगहों पे आप देख रहे हैं शिव शंभू के चिट्ठे दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। शिव शंभू के चिट्ठे तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, बाल मुकुंद गुप्त। फिर रसज्ञ रंजन अभी प्रैक्टिस सेट में ऊपर आया ही था, ये हो गए महावीर प्रसाद द्विवेदी। श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला शब्द यहाँ पर गलत लिखा गया है, श्रृंखला की कड़ियां हो गई महादेवी वर्मा, और कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। अगर प्रकाशन वर्ष याद रहे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं याद है तो इस हिसाब से भी आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। हर एंगल से हमें देखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से अज्ञेय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पर अज्ञेय के काव्य संग्रहों को दिया गया है और उसका सही अनुक्रम हमें बताना है। ऑप्शन में नाम दिए गए हैं कितनी नावों में कितनी बार, इत्यलम, सागर मुद्रा, हरी घास पर क्षण भर। तो आपने याद करके आप बैठे ही होंगे और तुरंत मिलाना शुरू कर दिए होंगे कि हमने जो जो याद किया था कितना सही याद किया है। ठीक है, अच्छा ऐसे प्रश्नों को जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा हमारी धड़कनें बढ़ भी जाती हैं कि अरे यार हमने पूरा तथ्यात्मक किताबें, वन लाइनर किताबों को याद कर लिया था, ये कहाँ सवाल पूछ लिया। फिर भी जब तैयारी अच्छी रहती है तुरंत हम बता देते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि पहले इत्यलम है जिसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ, हरी घास पर क्षण भर काफी इंपॉर्टेंट इनका काव्य संग्रह 1949 में, कितनी नाव में कितनी बार जिसपे कि पुरस्कार भी मिला हुआ है
तो कमेंट्स कर कर आप बता सकते हैं कि कौन सा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी मिला या ज्ञानपीठ मिला हुआ है, तो अच्छा रहेगा। इसके बाद सागर मुद्रा नाम से इन्होंने लिखा 1970 में। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आगे ऐसे रचनाकारों में संयोग से इन पर मैंने पीएचडी भी की है, इनके आलोचना पक्ष को ध्यान में रखते हुए, जिनको कि साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ दोनों मिला हुआ है, इसलिए मैंने पूछा कि कौन सा इनको पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है ना। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पंक्तियों पर आधारित है। पूछा गया कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियां दी गई हैं। जसुमती हरि पालने झुलावे। जैसे ही मैं काव्य पंक्तियों को पढ़ रहा हूँ, आपके दिमाग में तुरंत कवियों का नाम आ जाना चाहिए। तो जसुमती हरि पालने झुलावे, तुरंत आपको लग रहा होगा कि ये तो सूरदास के, जो कि ब्रज भाषा में लिखते थे। तो 1 का 3 हम यहाँ पर कर लेते हैं। ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वह सुहावा। इसकी भाषा शैली से ये आपको अवधि लग रही है, तो इसको ध्यान में रखिए। अतिरंग स्वामी सुमिली राती, बेटी राजा भोज की। तो देखिए, राजा भोज की जब चर्चा की गई है तो वीर रस से संबंधित ये क्या हो गया, डिंगल हो गया, जिस पर कि अभी हमने इसी प्रैक्टिस सेट में ऊपर बात की थी। दखन है नगीना, अंगूठी है जग, अंगूठी कूं, हरकत नगीना है लग। तो जहां पर कूं सूं इस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर दक्कनी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इसका सही जो ऑप्शन हो गया डी हो गया। तो हम देखते हैं कि 3 5 1 2, 3 5 1 2 किसमें शामिल है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। तो एक बार फिर से इन पंक्तियों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। मुझे लग रहा है कि आपको जो सी वाली पंक्ति दी गई है, ये थोड़ा सा होगा कि इसको हमने कहाँ पढ़ा हुआ है। तो जब आदिकाल आप पढ़ेंगे तो वहां पर इसका जिक्र आपको मिल जाएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। पूछा गया कि क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप से सुमेलित कीजिए। तो क्रिया रचनाएं दी गई हैं, मतलब क्रियाएं दी गई हैं, अयऊ, अइल, आवा, आयव। ठीक है, और दूसरी तरफ भाषा दिया हुआ है। तो अयऊ जब आप पढ़ेंगे तो वो अपभ्रंश में आ जाएगा। तो 1 का 3 हो गया। अइल, अइल शब्द का प्रयोग अइल, गइल, खइल, पियल। ठीक है, हालांकि भोजपुरी में भी बड़ा भाषा परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है ना, भाषा परिवर्तन के कई कारण होते हैं, आपने अगर पढ़ा होगा तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत। तो अइल शब्द को भोजपुरी से हम जोड़ लेते हैं। आवा शब्द जो है आप अवधि से है। ठीक है ना, तो इसको हम अवधि से जोड़ लेते हैं। फिर आयव, आयव शब्द हो गया ब्रज से। ठीक है, मैया मैं नहीं माखन खायव, तो आयव हो गया, तो ये हो गया ब्रज से। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपभ्रंश में उकार का ज्यादातर प्रयोग किया गया है। फिर भोजपुरी में आप देख रहे हैं कि अकार है। ठीक है, उ अ है। और अवधि में आप देखेंगे तो आकार का ज्यादातर उल्लेख होता है, और ब्रज में औकार होता है। तो ये कुछ लक्षण है, जैसे रोगों के लक्षण होते हैं वैसे ही भाषा विज्ञान के भी लक्षण होते हैं। तो ध्यान में रखना है चीजों को। तो हम फिर से देखते हैं कि 3 5 1 2 किसका दिया गया है। 3 5 1 2, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं अगला, जो कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जैसे मैं काव्य ग्रंथों का नाम पढ़ूंगा, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि कौन कौन से काव्य ग्रंथ हैं। सतरंगिणी, सतरंगे पंखों वाली, अड़िमा, रितंबरा। तो सतरंगिणी तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने इनको बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की रचना के तौर पर पढ़ा था। तो इसको मैं 3 कर लेता हूँ। इसके बाद सतरंगे पंखों वाली, कई बार पूछा गया है। आईवी, ये नागार्जुन का हो गया। अड़िमा जो कि निराला की रचना है एक। और रितंबरा केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचना है। इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया वो हो गया कि 3 4 1 2। हम देखते हैं कि 3 4 1 2 किसमें है। तो सही जवाब इसका हो गया बी ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बाकी रचनाओं को आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पंक्तियां दी गई हैं और अलंकार दिए गए हैं कि मुख नहीं चंद्रमा है, मुख तो चंद्र ही है, मुख देखकर चांद का आभास हुआ, मुख है कि चांद है। तो यहाँ पर हमें अलंकारों को देखना है और लक्षण के आधार पर ही इसको हमें मिलाना है। ठीक है, तो चलते हैं, हम मिलाते हैं, देखते हैं। आप लोग भी मिलाना शुरू कर दिए होंगे। तो मुख नहीं चंद्रमा, तो इसका क्या हो गया सही जवाब, ऑप्शन मुख नहीं चंद्रमा। इसका हो गया, इसका ऑप्शन हो गया इसमें इसका दूसरा ऑप्शन होगा अपनहित। ठीक है,
और मुख तो चंद्र ही है, ये हो गया रूपक। इसको यहाँ पर 3 में मिला लेते हैं। इसके बाद मुख देखकर चाँद का आभास हुआ, ये क्या हो गया? भ्रांतिमान हो गया। तो इस तरीके से भी हो गया। मुख है कि चाँद है? यहाँ पर मुख है कि चाँद है, ये क्या हो रहा है? संदेह अलंकार इसमें हो रहा है। इस तरीके से सही जवाब होगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 हम देखते हैं इसमें कहीं है जी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 2 3 4 1। एक बार फिर से इन पंक्तियों को जरूर आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर एक ही तरह के उदाहरण है, कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो मिलाकर इनको नोट कर लीजिए ताकि आगे कभी अलंकार आए तो कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। उपन्यासों का नाम दिया गया है, लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तमस, पीली आंधी, अंधेरे बंद कमरे, नीला चांद। तो जैसे ही मैंने नाम लिया आपके दिमाग में तुरंत उपन्यासकारों का नाम आ गया होगा। तमस की जब बात की जाएगी तुरंत भीष्म साहनी। ठीक है, फिर इसके बाद पीली आंधी प्रभा खेतान। तो ऐसे ही मिलाते जाइए। अंधेरे बंद कमरे में मिलाना बहुत आसान है, लेकिन जब ये सब वन लाइनर में आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ये है, ठीक है ना? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का हो गया। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है 4 5 2 3। तो हम देख लेते हैं 4 5 2 3, पहला ही ऑप्शन इसका क्या है? सही है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जल्दी में गलत खींच दिया बिल्कुल, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे चीज़ों को। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जो कि पंक्तियों पर आधारित है। प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। पंक्तियां दी गई हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये यूजीसी के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। सही जवाब हो गया सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो इसको 3 हो गया। यह तीसरा आदमी कौन, मेरे देश की संसद मौन, इसको आपने अच्छे से याद किया होगा, धूमिल की ये पंक्तियां हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे अंधेरे, की पंक्तियां मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई हैं। आ गए प्रियम्बत केश कंबली गुफागे, ये अज्ञे जो कि असाध्य वीड़ा से। और संयोग से अज्ञे और मुक्तिबोध काफी इंटरेस्टिंग कवि रहे हैं और इस पे पीएचडी करने का भी मौका मिला इन दोनों लोगों पे। कुछ विद्यार्थी कमेंट्स करके पूछे थे कि जो पंक्तियां दी गई हैं ये किस रचना से ली गई हैं, ये अगर जानकारी हो तो ज़्यादा बेहतर हो। तो इसी तरीके से आप अभ्यास करेंगे तो चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी। देखते हैं, हम मिलाते हैं कि 3 1 5 4, 3 1 5 4 हम देखते हैं किसमें सही है। 3 1 5 4, 3 1 5 4 कहाँ आ रहा है? तो ये हो गया ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि संधि के निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। तो निरोग, दीर्घाकार, सदाचार, प्रत्येक, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और संधि हमें बताना है। तो देख रहे हैं कि निरोग में कौन सा संधि होगा? निरोग में हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, निधन रोग। इस तरीके से ए का 3 हो गया। दीर्घाकार में दीर्घ संधि हो गया। सदाचार में व्यंजन संधि। ठीक है, तो इस तरीके से भी। और प्रत्येक में यहाँ पर जो ऑप्शन में हम अगर मिलाएंगे तो 3 1 5, हम देखते हैं कहाँ पर 3 1 5 दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी ऑप्शन सही हो रहा है, यानी कि चौथा में यहाँ पर आंसर में आईवी के लिए बोल रहा है। लेकिन आप कमेंट्स करके बताइए कि प्रत्येक में क्या वृद्धि संधि है या फिर यण संधि है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? जरूर इसको कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, एक तरीके से काव्यशास्त्र से रिलेटेड है। पूछा गया कि निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके आचार्यों के सही नामों के साथ सुमेलित कीजिए। शब्दार्थो सहितो काव्यम, जैसे ही मैंने बोला आपके दिमाग में भामा। तद्दोषो शब्दार्थो शगुणावलंकृति पुनः क्वापि, तुरंत मम्मट का आ गया होगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये हो गए पंडित जगन्नाथ। तो इस तरीके से हम देखें तो ए का 2 हो रहा है, बी का 4 हो रहा है और सी का 1, डी का हो रहा है आपका 3। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 हम देखते हैं किसमें दिया हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पर हमने तो ये एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, काव्य लक्षण यहाँ पर दिया गया और काव्य की आत्मा को लेकर जो भी संस्कृत आचार्यों ने विचार किया है उसके बारे में। इन आचार्यों का अगर आप समय अपने दिमाग में रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, कई बार इनका क्रम भी पूछ देता है। तो इस तरीके से हमने कुल 45 क्वेश्चन पे बातचीत किया। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी में स्व मूल्यांकन और रिवीजन भी हुआ होगा कि हाँ हमने ये सब पढ़ा हुआ था और इस 45 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया। देखने में ये सब 45 क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, इसकी अनुभूति आप
समय को देखकर जरूर कर लिए होंगे। तो इसी तरीके से लगातार जुड़े रहिए और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरी कोई टीम नहीं है, इसलिए मैं कोई सक्सेसफुल स्टोरी इत्यादि नहीं कर सकता हूँ और मैं इस चीज़ के लिए इस चैनल पर आया भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका हाथ पकड़कर आपको रास्ता दिखाया जाए, ठीक वैसे जैसे छोटे बच्चे को हम कलम पकड़कर सिखाते हैं कि क लिखो, ख, ग, घ ये सब लिखो, ABCD इस तरीके से लिखो। तो मैं आप लोगों को हाथ पकड़कर ही बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है और कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है और कैसे मानसिक शांति प्राप्त करना है। मेन अगर आप मेंटली रूप से पीसफुल रहेंगे तो किसी भी परीक्षा को आप क्रैक कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ जुड़ते होंगे। आपके मन में ज़रूर एक बेचैनी सी आती होगी कि हमने आज अनुराज हिंदी अकेडमी चैनल को चेक नहीं किया है, हो सकता है कि सर ने मेरे लिए कुछ दिया हो और मैं इसीलिए आया हूँ। मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें करने के लिए नहीं आया हूँ, और क्योंकि मैं कई बार बोलता हूँ कि ये चैनल जो है उन विद्यार्थियों का है जो आर्थिक रूप से गरीब हैं लेकिन मानसिक और बौद्धिक रूप से अमीर हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं मिलता हूँ अगले प्रैक्टिस सेट और वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।